हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। जनरल नॉलेज के डिस्कस कर रही हूँ सिर्फ मैं। सो प्लीज़ 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 वीडियोस देखो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो रहा है, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अच्छा होगा अगर पूरी की पूरी वीडियो आप देखते हो, एंड तक देखते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है आपके कमिंग एग्जाम्स में। ठीक है, सो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये वापस से क्वेश्चन आ जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। तो एमएसपी का क्वेश्चन है फॉर 2018-19 फॉर मेज़। देखो, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, पहली चीज़, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, आप एक बारी बजट जो है, जो हर साल फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रस्तुत करती है, उसको एक बारी देख लो। ठीक है, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने रुपीज़ है पर क्विंटल, या कितने लिए ये क्वांटिटी सेट करी गई हुई है फॉर द पर्टिकुलर थिंग, वो चीज़ें जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बजट में से बनते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो 2018-19 का बजट का क्वेश्चन था, इसका आंसर 1700 पर क्विंटल है। आपने देखना है 2022-23 का बजट देखना है, उसके हिसाब से क्या प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट किया गया है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको एग्जैक्ट वहीं से पूछते हैं। एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बजट डिस्कस करेंगे, तो वो ज़्यादा हेल्प कर जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब ये हिस्ट्री का भी आप बोल सकते हो और पॉलिटी का भी बोल सकते हो, बिकॉज पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो ही सारे एक्ट्स डिस्कस करता है, और हिस्ट्री में तो हमारे पास है ही है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो वहाँ पर क्वेश्चन आया है कि इसने, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ डैश एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। तो ये जो एक्ट्स हैं मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लासेस में करवाए हैं। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो आया था, उसने गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यही चीज़ क्वेश्चंस पूछते हैं, एग्जामिनर पूछता है, और यही चीज़ पूछी हुई है। तो 33 ने जो बंगाल का पोजीशन था गवर्नर जनरल का, वो किसको दे दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था, जिसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको पोजीशन दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, सो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 गवर्नर जनरल का पोजीशन दिया, और 1833 में जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोजीशन दिया गया था। ठीक है, उसके बाद एक और चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट ऑफ 1858, जहां पर जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, उसको वाइसरॉय का पोजीशन दिया गया था। तो नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज नोन एज द वाइसरॉय ऑफ द इंडिया, और सारी की सारी जो सिविल और मिलिट्री पावर्स हैं वो इसी में ही वेस्टेड थी। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पर मैंने 3 एक्ट्स आपके इसी क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर दिए, इसलिए मैं बोलती हूँ जो वीडियोस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है मैथॉन डैम। ठीक है, सो मैथॉन डैम की बात करी गई है, ये कौन सी स्टेट में है? मैथॉन डैम जो है ये आपका झारखंड में लाई करता है। ठीक है, और ये आपका जो एक डैम है, इसकी हाइट 165 फीट ये हाइट है इसकी। स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि फ्लड किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, और कम से कम भी 60,000 जो किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है वो जनरेट करता है। ठीक है, तो ये एक पहला, इसका एक इम्पॉर्टेंस ये भी है, दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द होल साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में पहला ऐसा डैम है, ठीक है, जो कि फ्लड कंट्रोल करता है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और कहाँ पर लोकेटेड है? ये झारखंड में लोकेटेड है। इसकी जो लेंथ है वो 15,712 फीट है, हाइट इसकी 165 फीट है, और धनबाद डिस्ट्रिक्ट, एग्जैक्टली बोलूँ तो धनबाद डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड में, वहाँ पर ये लाई करता है। अगर रिवर की बात करूँ, कौन सी रिवर पर, इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैथॉन डैम कौन सी रिवर पर जो है सिचुएटेड है। सो आपका जो रिवर है, रिवर का नाम है बाराकर। ठीक है, रिवर बाराकर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्टेट है झारखंड और रिवर है बाराकर।
और यहाँ पर मैथॉन डैम जो है इट इज़ लोकेटेड। ओके, अगला है पॉलिटी का क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये पॉलिटी का भी बोल सकते हो और आपका किसके ऊपर मैं बोलूँ, या आपका इकोनॉमिक्स पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसके तहत जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। सो जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 और 1 जुलाई 2017 में जीएसटी वाज फाइनली इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। ये क्या है, ये एक तरीके का एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको हम बोलते हैं, और ये एक ऐसा टैक्स है जो एक सिंगल टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। बाकी जितने भी टैक्सेस जो हम पहले दे रहे थे, फॉर एग्जांपल हम एक्साइज ड्यूटी पे कर रहे थे ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग, हम वैट वैल्यू एडेड टैक्स पे कर रहे थे ऑन दी प्रोडक्ट्स, ठीक है, सेल्स टैक्स अलग से पे कर रहे थे। तो ये जो एक्स्ट्रा जितने भी टैक्सेस थे, अब ये सारे कट कर सिर्फ एक टैक्स हम पे करते हैं जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 101st अमेंडमेंट एक्ट से ये इंट्रोड्यूस किया गया है। देखो, अगर मैं बात करूँ 103 अमेंडमेंट एक्ट से, तो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या चीज़ हुई थी ये तुम मुझे बताते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2018 का हुआ था, ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, 2018 का जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इसने 10% रिजर्वेशंस जो हैं वो दिया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, ठीक है, जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस थी, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, ताकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में, एजुकेशनल सेंटर्स में और रिक्रूटमेंट में जो है इनको रिजर्वेशंस दिया जाए। तो 10% रिजर्वेशंस दिया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, एंड सम अदर सोसाइटीज़ जो थी, जैसे कि आपकी शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, कहाँ कहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया था, कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज में और प्राइवेट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, ठीक है। तो 103rd जो है ये रिजर्वेशंस की बात करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये तो सबको पता होना चाहिए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके लिए था। तो 73rd अमेंडमेंट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पर पंचायती राज इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना, पंचायत जो थे लोकल लेवल पे पंचायत को इंट्रोड्यूस किया गया था इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। सो यहाँ पर पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की बात होती है इन द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 101st की मैंने बात करी, तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस इंट्रोड्यूस हुआ था, और 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो था, ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है, 92nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऑफ 2003, इसके तहत जो थी आपकी, अगर JKSSB के लिए ये क्वेश्चन आता है तो भी ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 92nd अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि इसके तहत हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस थी जो कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। मैंने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया है कौन से शेड्यूल में आते हैं, 8वें शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करी गई है, और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, ठीक है, ये जो थे आपके 22 जो लैंग्वेजेस थे, ठीक है, उसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस का इनको दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अगर गुड्स एंड सर्विस की टैक्स की बात करी गई है वो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, बाकी के सारे भी मैंने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। तो देखो डिटेल में चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ ये लेक्चर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको मिस मत करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which Indian was crowned Miss World Continental Queen of Beauty Asia and Oceania, ठीक है, 1999। तो कौन सी इंडियन थी वो, उनका नाम है युक्ता मुखेल, ठीक है। अगला है 2018 का क्वेश्चन पेपर है, तो 2018 का ही सवाल पूछा गया है। विच टीम वन इन 2018 प्रो रेसलिंग लीग फाइनल्स, तो कौन सी टीम थी, पंजाब रॉयल्स। आपने देखो यहाँ पे ये चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगी, आपने 2022 की इस तरीके के जो स्पोर्ट्स हैं, कौन जीता, IPL में कौन जीत रहा है, या यहाँ पर उस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगला है नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज, ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो योर करेक्ट ऑप्शन इज
दुबू पगड़, ठीक है। सो अब इसको प्रोनाउंस इसी तरीके से करते हैं। दुबू पगड़ जो है वो हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंज की। सतपुरा रेंज अगर मैं बात करूँ कहाँ पर लाई करती है, तो ये आपकी सेंट्रल इंडिया में जो है आपको देखने को मिलेगी। सेंट्रल इंडिया में ये हमारी रेंज जो है देखने को मिलती है, और मोस्टली जो माउंटेन रेंज है ये एमपी में लाई करती है, ठीक है। हाईएस्ट पीक इसकी दुबूपगढ़ है, ठीक है। डोडा बेटा जो है ये आपकी साउथ की तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अनामुडी भी साउथ की ही पीक है, और ये भी आपकी अगर मैं बात करूँ कौन सी कहाँ पर लाई करती है अनामुडी, तो ये केरला में लाई करती है, ठीक है। अगर बात करें कालसूदी की, तो कालसूदी जो है यहाँ पे कालसूबाई, यस कालसूबाई पीक जो है ये आपकी महाराष्ट्र में लाई करती है, ठीक है। सो महाराष्ट्र में लाई करती है, और यहाँ पर हमारे पास जो दुबूपगढ़ है ये आपके एमपी में लाई करती है, और ये सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। डोडा बेटा ये आपकी साउथ की तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक है, बहुत बारी ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पर इनर्शिया की बात करी गई है, सीधे डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मास है उसका रॉड का m है, लेंथ l है, अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमसे फॉर्मूला पूछा है, तो राइट ऑप्शन इज ml²/12, ठीक है। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनर्शिया की बात करें तो इट इज़ द फिजिकल फोर्स, ठीक है, एक ऐसी फिजिकल फोर्स होती है दैट कीप्स द थिंग्स वेयर दे आर, ठीक है। तो मतलब उसको मूव नहीं होने देती। यहाँ पर इनर्शिया ऑफ फोर्स भी लगता है, जब फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो तो एकदम से ब्रेक मारो, दैट इज़ द इनर्शिया ऑफ मोमेंटम, इनर्शिया ऑफ फोर्स, ठीक है, जो कि एकदम से आपको मूव नहीं करने देती। एक फिजिकल फोर्स है जो कि चीज़ों को वहीं रखती है जहाँ पर वो होते हैं, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में रखती है जहाँ पर वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो जैसे कि आपने ब्रेक मारी तो जो ब्रेक है आगे की डायरेक्शन में लगेगी जहाँ पर आपने ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इनर्शिया मीन्स। तो यहाँ पर आपसे डायरेक्ट एक सवाल पूछ लिया गया है, ओके। अगला जो क्वेश्चन है, नेम द क्लास ऑफ फोक सॉन्ग्स ऑफ गोवा यूजुअली संग टू मोर्न द डेथ ऑफ द लव्ड वंस। तो गोवा में ऐसा कौन सा सॉन्ग गाया जाता है जब कोई आपका क्लोज वंस जो है उसकी डेथ हो जाती है और उसके अफसोस पर ये गाना गाया जाता है, या इस तरीके के सॉन्ग्स गाए जाते हैं। सो बानवड़ जो है इस तरीके के फोक सॉन्ग्स है गोवा में, ठीक है, जो गाए जाते हैं। अगर ये जो है ये आपका आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन है, और बानवड़ जो है एक तरीके के फोक सॉन्ग्स है यूजुअली संग इन द गोवा, ठीक है। गोवा के अगर और सॉन्ग्स की बात करूँ, इसमें एक मांडो भी आता है, एक फुगड़ी भी है, फोक सॉन्ग ऑफ गोवा। तो इस तरीके के गोवा के कुछ और भी फोक सॉन्ग्स हैं, बट बानवड़ जो है ये आपका टू मोर्न दी डेथ ऑफ दी लव्ड वंस जो है ये गाया जाता है। अगर मैं बात करूँ सुमन गली की, तो सुमन गली जो है ये फोक सॉन्ग है आपका कुछ आपके नॉर्दर्न, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ जो पुराने सिंगर्स थे उन्होंने भी इस तरीके के फोक सॉन्ग्स गाए हुए हैं, तेलुगु, ठीक है, यूजुअली सिंग इन द तेलुगु लैंग्वेज, ठीक है। तो साउथ का ये फोक सॉन्ग्स है। उसके अलावा मैं बात करूँ अगर घा टो किटो की बात करूँ, ठीक है। सो घा टो किटो जो है ये आपका डांस है सिक्किम का, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूँ खुबा केशी की, सो खुबा केशी भी आपका इस तरीके का ही फोक सॉन्ग है, और ये है आपका ठीक है। सो ये जो फोक सॉन्ग है ये आपका एक तरीके का उर्दू में जो है इसको गाया जाता है, यूजुअली संग इन द नॉर्दर्न एरियाज, ठीक है। एग्जैक्ट एरिया आप मुझे बताओगे इस सॉन्ग का कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगेन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फॉर्मूला पूछा है साइनोजेन का। साइनोजेन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, अगर बच्चों ने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी C2N2, ठीक है। साइनोजेन का फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना गलत बोलूँगी मैं, बिकॉज एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है उसका CN2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन नहीं दिया है।
तो हम C2N2 को ही टिक करेंगे। और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा है जिसका ऑप्शंस जो हैं वो गलत है तो आपको ग्रेस नंबर मिल ही जाएंगे। और यहाँ पर भी साइनोजेन का फॉर्मूला CN2 होता है, ठीक है। इसका CN2 भी अगर हम इस पे ऐसे लिखेंगे सो CN2 होता है और यू कैन राइट इट एज C2N2, ठीक है। सो हाँ, इसको करेक्ट भी बोल सकते हैं और अदरवाइज इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये होल स्क्वायर जो है CN2 होता है। कलरलेस हाईली टॉक्सिक जो है ये गैस होती है, इसका एक पंजेंट ऑर्डर होता है बट कलरलेस होती है, टॉक्सिक गैस होती है। और यहाँ पर साइनोजेन जो है 2 ग्रुप्स का कंसिस्ट करता है, C और N, कार्बन एंड नाइट्रोजन का, ठीक है। सो जब ये एक तरीके का यूज़ किसके लिए होता है, सो पॉइजन गैस के लिए यूज़ होता है, एक वार्निंग एजेंट के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर कोई गैस है कि ठीक है वो लीक कर रही है, वहाँ पर C2N2 डाल देते हैं सो दैट पता लग जाता है, स्मेल इसकी बहुत ही तेज़ होती है, पता लग जाता है कोई गैस जो है लीक कर रही है, ठीक है, उसलिए यूज़ होता है। मेटल क्लीनर के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फोटोग्राफी, उसके लिए भी CN2 उसको यूज़ करते हैं, ओके। अगला जो है आपका क्वेश्चन है कॉकेक्स, ठीक है। कॉकेक्स जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ दी, तो बायो का क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द स्पाइन होता है कॉकेक्स, ठीक है। और कॉकेक्स जो है 3 to 5 यूज्ड वर्टेबर्स या फिर बोन्स जो हम बोल सकते हैं उसका बना होता है, ठीक है। ये एक सैक्रम के बेनिथ लाई करता है, ठीक है, और ये स्पाइन पे जो है हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन भी आपका, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है, ठीक है, वो किस तरीके से या कहाँ से लाया गया है, कहाँ से उसका इन्फ्लुएंस किया गया है। सो यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से ही हमने जो है इन्फ्लुएंस हुए हैं और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वहीं से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने वो चीज़ अडॉप्ट की है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो किस टाइप की गवर्नमेंट है, ये एक वैसी गवर्नमेंट है जहाँ पर आपको अपर हाउस भी देखने को मिलेगा और लोअर हाउस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आपके पास एग्जीक्यूटिव भी है, ठीक है, आपके पास जुडिशरी भी है और आपके पास लेजिस्लेचर भी है। तो ये तीनों ही आपके पास सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से हम जो है लॉज, लेजिस्लेचर जो है लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव देखता है कि किस तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया है और जुडिशरी ये देखता है कि जो लॉ इम्प्लीमेंट करे हैं क्या उसको सही तरीके से चला रहे हैं, अगर नहीं चला रहे तो जुडिशरी उस पर एक्शन लेता है। सो दिस इज व्हाट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द संस्कृत स्कॉलर हु वाज अवॉर्डेड द भारत रत्ना, तो पांडुरंग वमन काने, ठीक है। पांडुरंग ये आपका न्यूज़ में भी था 2018-19 की बात करूं, पांडुरंग वमन काने जो हैं इनको एक तरीके का भारत रत्न से नवाजा गया था। ये एक इंडोलॉजिस्ट थे और एक संस्कृत स्कॉलर भी रहे हैं। इन्होंने जो भारत रत्न अवार्ड जीता था वो 1963 में जीता था और सबसे ज़्यादा वर्क जो है इन्होंने 40 साल से भी ज़्यादा से काम किया है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा जो पेजेस हैं, ठीक है, 6500 पेजेस जो है इन्होंने रिसर्च किया है किस पर, इन द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्रास, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्रास पे इन्होंने काम किया है और इनको भारत रत्ना से 1963 में नवाजा गया था। 40 साल से भी ऊपर इन्होंने काम किया है। बात करूं तो इनका बर्थ कहाँ पर हुआ था, सो रत्नागिरी में इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। और एजुकेशन इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से लेकर आए हैं और ये मेंबर भी रहे हैं राज्यसभा के, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डैश अलॉय कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड टिन, सो कॉपर एंड टिन से कौन सा अलॉय जो है वो बना हुआ है, बेल मेटल जो है, इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज, अगेन आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम छत्तीसगढ़, तो कौन सा है, रौत नाचा जो है डांस फॉर्म है छत्तीसगढ़ का। चिराव की मैं बात करूं तो ये कहाँ का डांस फॉर्म है, ठीक है, चिराव जो है इट इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ, सो चिराव जो है ये डांस फॉर्म है आपका मिजोरम का, ठीक है। बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछा गया है, चिराव कहाँ का डांस फॉर्म है। ओटम थुलल डांस की मैं बात करूँ तो ये डांस फॉर्म है आपका केरला का,
ठीक है। और नेक्स्ट है आपका माचा। माचा जो है आपका डांस फॉर्म कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? सो माचा इज़ द डांस फॉर्म ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। सो बाकी तीनों डांस फॉर्म्स की मैं बात करूँ, चिराऊ मिजोरम, ओतमथुलल केरला एंड माचा इज़ इन एमपी। तो राउत नाच जो है ये छत्तीसगढ़ का डांस फॉर्म है, पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन यूजुअली पूछ लेता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन जो है, Which of the following is an autobiography by a former minister in charge of external affairs? कुंवर नटनावर सिंह, ठीक है। कुंवर नटवर सिंह जो हैं ये फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, और इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? वो कहानी जो इंसान अपनी खुद लिखता है, ठीक है। बायोग्राफी होती है कि किसी के बारे में कुछ बात या उसकी स्टोरी के ऊपर कोई, या उसकी लाइफ के ऊपर कोई चीज़ लिखी गई है, वो कोई और भी लिख सकता है। ऑटोबायोग्राफी होता है कि जो इंसान अपनी लाइफ स्टोरी खुद लिखेगा, ठीक है। तो इन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी खुद लिखी है और उसका नाम क्या है? वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किला रायपुर रूरल ओलंपिक्स हेल्ड एनुअली इन बिटवीन जनवरी एंड फेब्रवरी नेयर। तो कहाँ पर हुए थे किला रायपुर रूरल ओलंपिक्स? तो ये हुए हैं नियर लुधियाना, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं किला रायपुर की बात करूँ, रूरल ओलंपिक्स की बात करूँ, तो ये जो ओलंपिक्स थे ये लुधियाना में हुए थे, और ये इसको रूरल ओलंपिक्स के नाम से भी जाना जाता है। हर साल जो है पंजाब में ये हेल्ड किए जाते हैं, और ये पंजाब में इस बारी लुधियाना में जो है इसको हेल्ड किया गया था। अब देखो ये एक बहुत ही कॉमन सेंस के ऊपर क्वेश्चन है। अगर आपको इतना भी पता होगा कि किला रायपुर रूरल ओलंपिक्स जो हैं हमेशा पंजाब में ही हेल्ड किए जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ही थे, ग्वालियर था, वडोदरा था, एजवल था, ठीक है। तो यहाँ पे लुधियाना जो है करेक्ट ऑप्शन आएगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस के ऊपर भी क्वेश्चन था, ठीक है। लुधियाना जो है पंजाब में ही पड़ता है, तो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता। और यहाँ पर जो है इस तरीके के ओलंपिक्स में काफ़ी ज़्यादा मेजर पंजाबी रूरल स्पोर्ट्स जो हैं वो खेले जाते हैं, जैसे कि आपका कार्ट रेस हो गया, एथलेटिक इवेंट्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पर खेले जाते हैं। देखो अगेन बजट के ऊपर क्वेश्चन आ गया। सो बजट इज़, मैं वापस से बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनियन बजट 2018 पे, कि जो उज्ज्वल योजना है, द फ्री एलपीजी कनेक्शन स्कीम, उज्ज्वल योजना को आपको पता ही होगा, ठीक है। हर घर में जो है उजाला और ये सब की बात होती है। सो द फ्री एलपीजी कनेक्शन स्कीम वुड बी एक्सपैंडेड टू कितने करोड़ वुमेन, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर है 8 करोड़ वुमेन तक ये पहुँचा जाएगा, ठीक है। जो अगर मैं बात करूँ प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की, तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी थी ऑन 1 मई 2016 को, और यहाँ पर 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन देने की बात करी है हर एक घर में, हर विमेन को जो कि बिलो पावर्टी लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर बजटरी एलोकेशन में 8 करोड़ यानी कि 80 बिलियन जो औरतें हैं उनको लाभ दिया जाएगा। इस तरीके की स्कीम से हर घर में जो है एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और किसने लॉन्च करी थी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। अगला जो है हिस्ट्री पर ही क्वेश्चन है हमारा। चंद्रगुप्त वन वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। तो कौन थे इनके सक्सेसर? चंद्रगुप्त वन के समुद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त वन की मैं बात करूं तो यहाँ पर चंद्रगुप्त वन जो थे मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर भी रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने अगर देखो चंद्रगुप्त वन के बाद आए समुद्रगुप्त, और उनके बाद के जो सक्सेसर्स आए थे वो जैसे अशोका थे, ये थे, ठीक है। और अशोका ने जो है बुद्धिज़्म फॉलो किया था, लेकिन चंद्रगुप्त वन जो थे ये जैनिज़्म फॉलो करते थे, ये इनकी खास बात थी। और यहाँ पर जो गुप्ता एम्पायर के इन्होंने फाउंडर भी रहे हैं और रूलर रहे थे नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के। इनका जो टाइटल था ये था महाराज अधिराज के टाइटल के नाम से भी इनको जाना जाता था। फर्स्ट एम्परर रहे थे गुप्ता डायनेसिटी के, ठीक है। इनके जो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन थे वो थे कुमार गुप्त थे, प्रभावी गुप्त थे, गोविंद गुप्त थे, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने अशोका की बात करी थी वो थोड़ा सा मैंने जल्दी में बोल दिया था, बट येस ये गुप्ता डायनेस्टी के थे, मॉडर्न डायनेस्टी के नहीं थे, ठीक है। सो यहाँ पर इनको टाइटल दिया गया था महाराज अधिराज, ठीक है। आगे इनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो थे वो थे चंद्रगुप्त 2,
ठीक है। उसके बाद आए कुमार गुप्त, ठीक है, गोविंद गुप्त, ठीक है। तो इन सब के जो थी चीज़ें इनके बारे में इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। सो इनके जो सक्सीडेड बाई सन समुद्रगुप्त, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 4th सेंचुरी तक इन्होंने जो है इनका टाइम पीरियड रहा था, ठीक है। और इनका जो पीरियड था काफ़ी अनसर्टन था, कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ से कहाँ तक रूल किया है, लेकिन गुप्ता पीरियड जो है एक गोल्डन पीरियड भी माना जाता है इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में, क्योंकि इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस किए गए थे। और यहाँ पर इन्होंने गुप्ता कैलेंडर एरा जो है वो फाउंड किया था, और इनका जो एपॉक है इस एरा का, वहाँ से इनको कोरोनेशन किया जाता है, महाराज अधिराज का इनको टाइटल दिया जाता है, गोल्डन पीरियड बोला जाता है एंशिएंट हिस्ट्री में। काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने काम किया था, ठीक है। समुद्रगुप्त जो थे इनके बेटे थे, और इनकी वाइफ थी कुमारा देवी, जहाँ से जो कि एक लिच्छावी क्लैन से बिलोंग करती थी, ठीक है। सो ये कुछ बातें थी इनके बारे में। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है द ओरिजिन ऑफ द सन वाज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट एज। तो कितना है, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट है इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन निदाहस ट्रॉफी, ठीक है, 2018। सो निदाहस ट्रॉफी जो है 2018 क्रिकेट ट्राई सीरीज फाइनल प्लेड इन मार्च 2020, कौन सी टीम ने जो है ये ट्रॉफी को जीता है? तो द करेक्ट ऑप्शन इज बांग्लादेश। बांग्लादेश ने जो है इस ट्रॉफी को जीता है इन द ईयर 2018 में, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रॉफी, ये क्रिकेट टूर्नामेंट हेल्ड कहाँ हुआ था? तो श्रीलंका में हेल्ड हुआ था इन मार्च 2018। और ये जो सीरीज़ थी, ट्राई नेशन सीरीज़ थी बिटवीन बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका, जिसमें से बांग्लादेश ने इसको जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर टुक द इनिशिएटिव टू कन्वेन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल यूनियन। तो किसने जो है ब्रिटिश ऑफिसर ने फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल यूनियन हेल्ड करवाई थी? सो इट इज़ A.O. ह्यूम, ठीक है। A.O. ह्यूम जो थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर भी रहे हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुई है 1885 में, और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान जो है वो दिया था इस तरीके की एक मूवमेंट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इकोनॉमिक सर्वे से भी पूछ लिया है। सो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, दो चीज़ें पढ़ लो, ये दोनों ही चीज़ें अच्छे से पढ़ लो, आपकी पूरी इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हो। सो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पूछी है 2017-18 की। इन्होंने बोला है कि जो सर्विस सेक्टर ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 18 की वॉज लाइकली टू बी एट, तो एग्जैक्ट डाटा जब आपसे पूछ रहे हैं वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में से ही पूछेंगे। तो कितना इन्होंने बोला था कि कितना ग्रोथ इसका होगा 20 फाइनेंशियल ईयर 18 का कितना हुआ था? सो इट वॉज 8.30%। देन फेराड, अगेन फिजिक्स का क्वेश्चन है, फैरेड इज द यूनिट ऑफ, तो किसका यूनिट है? कैपेसिटेंस का यूनिट है फैरेड, ठीक है। नेक्स्ट है बैटल ऑफ खटोली के बारे में पूछा है, जो कि 1517 में हुई थी। और ये जो बैटल है, राणा संगा ऑफ मेवाड़ डिफीटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली डैश लोधी एंड इम्प्रिजन्ड हिम एंड देन रिलीज्ड हिम आफ्टर कलेक्टिंग रैंसम। तो कौन से सुल्तान थे दिल्ली के जिनको राणा संगा ने डिफीट किया था इन द बैटल ऑफ खटोली? सो अगेन यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला तो बैटल ऑफ खटोली किसके बीच में हुआ था? राणा संगा एंड सुल्तान ऑफ दिल्ली। सुल्तान ऑफ दिल्ली का नाम क्या था? इब्राहिम के बीच में, ठीक है। 15 एग्जैक्टली बोलो तो 1518 में हुआ था, 1517-18 के बीच में ही हुआ था। लोधी डायनेसिटी, ठीक है, जो कि इब्राहिम लोधी जिसके फाउंडर थे, हेड थे, ठीक है। और जो किंगडम ऑफ मेवाड़ जिसमें राणा संगा जो थे, जो रूलर थे उसके, वो जीते थे, और इन्होंने ही इब्राहिम लोधी को डिफीट किया था, उनको इम्प्रिजन किया था और उनसे कुछ रैंसम कलेक्ट किया था, ठीक है। 1517 में शुरू हुआ था, 1518 तक जो है आप बोल सकते हो ये बैटल चला था, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, सो यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं जनरल नॉलेज के हमने डिस्कस किए। आई होप सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, हर क्वेश्चन डिटेल में कवर करवाया है। तो जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी थैंक यू सो मच। कल की क्लास में आपके लिए बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।